So today I'm gonna teach you how do we organize the mind in such a way that it should not hurt you or it should not make your life hell. Get rid of the suffering. There are a lot of benefits. बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं ऑर्गेनाइज करने के माइंड को, और इस पे हम आज गौर करेंगे, बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो जब आज से 6 साल पहले, 7 साल बोलूँगा अब तो, 7 साल पहले जब मेरी जर्नी चालू हुई तो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, गुस्सा था, क्रोध था, और मन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था, विचलित था. और आई एम श्योर कि आई थिंक ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है कहीं ना कहीं. तो जब ऐसा हुआ तो मैं सेंसरी की तरफ बढ़ने लगा, जैसे गांजा फूकना और अल्कोहलिज्म, ये सब चीज़ें जो है, अल्कोहल वगैरह. ऑल्दो मुझे कभी ये सब एडिक्ट नहीं कर पाया, बट हमेशा मैं जाता रहा. जिम भी मैंने ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं. और जब ये जर्नी चालू हुई तो धीरे धीरे मुझे, जैसे जैसे मेरा माइंड पे मैं ध्यान देता गया, मुझे चीज़ें रिवील होती गई. क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो माइंड पे होता ही नहीं है कभी. हमारा ध्यान सेंसेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पे होता है, जो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं. क्योंकि सेंसेस बने ही ऐसे हैं कि वो बाहर प्रोजेक्ट करते हैं और बाहर ही आदमी देखता रहता है और बाहर से अंदर इंफॉर्मेशन लेके स्टोर करता रहता है. और उसकी वजह से ये जो मन है वो भरता जाता है, डेटा गैदर होता जाता है. शायद इसी वजह से बचपन में हमें हल्का लगता है, जब हम 25-26 क्रॉस करते हैं तो हमें भारी लगने लगता है. फिर ये भारीपन से हम डिस्ट्रैक्ट होने के लिए सेंसरी की तरफ बढ़ते हैं. सेंसरी में सब आ गया, फूड, सेक्स, नशा. ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा सेंसरी को खींचती हैं. अगर आप कभी भी गुस्से में हो या परेशान हो तो आप यही 3, या तो आप सिगरेट फूकोगे, दारू फूकोगे, गांजा फूकोगे, या तो आप किसी से बात करने लग जाओगे, डीएम कर दोगे लड़कियों को, उल्टे सीधे कमेंट्स कर दोगे, किसी को कॉल कर लोगे, उससे बात करने लग जाओगे. वो लड़की आपको पसंद भी नहीं है, फिर भी आप बात करने लगोगे उससे. और बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं. नहीं तो अगर आप फूडी हो तो आप खाना खाओगे भर भर के, मैगी, पिज़्ज़ा, बियर के साथ. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप अगर देखोगे बारीकी से तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी. वो ये है कि ये 3 चीज़ें ही हैं जिनकी तरफ हम बढ़ते हैं. जब हम क्रोधित होते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है, हम विचलित होते हैं और हमारा मन जो है वो सफ़र कर रहा होता है. तो मेरे साथ भी यही हो रहा था. तो धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि बाहर चीज़ें सही करने से कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, फिर हम अंदर की तरफ यात्रा करते हैं. और धीरे धीरे मैंने ध्यान देना चालू किया अपने माइंड पे. धीरे धीरे अपने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है माइंड के बाकी हिस्सों में, वो जाने लगी, जिसमें मुझे ये समझ में आया कि थॉट और थिंकिंग में फ़र्क क्या होता है, विचार के प्रकार क्या होते हैं, स्मृति क्या है, बुद्धि और मन में क्या अंतर है, क्या बुद्धि ही मन है या मन ही बुद्धि है, या दोनों में अंतर दिखता है. बुद्धि की आवाज़ क्या है और मन की आवाज़ क्या है, बुद्धि के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो धीरे धीरे मुझे जब ये अंदर देखने लगा तो मुझे ये सारी चीज़ें दिखे, मुझे इमोशंस दिखे, मुझे भावनाएं दिखी. मैंने ये देखना चालू किया कि क्या अच्छी भावना हमें अनुकूल होती हैं, और इन भावनाओं से हम कितने
ज़्यादा मोह ग्रसित हैं। मुझे ये समझ में आया कि मोह क्या होता है, मुझे ये समझ में आया बुद्धि क्या होती है। अब आप सोच रहे होगे मैं सब आपको ये डेफिनेशन बता दूं और सब कुछ बता दूं क्या होता है, वो ठीक है, क्योंकि वो आगे पॉडकास्ट में आएगा, पहले भी कर चुका हूं मैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इस पे नहीं है, क्योंकि अगर हम सब पे बात करने लगे तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अपनी बस सफ़र बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि जब मुझे ये दिखा कि बुद्धि और मन के अंदर झांक के जब मैंने देखा तो मुझे अंतर दिखा। वो अंतर कुछ ऐसा था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ माइंड, इमोशनल माइंड एंड लॉजिकल माइंड। तो अगर आप एक डोमिनोज के बगल से निकल रहे हो और एक आवाज़ आ रही है कि चल एक पिज़्ज़ा मेनिया खा लेते हैं या चीज़ बर्स्ट खा लेते हैं, तो ये जो आवाज़ है ये आवाज़ मन की आवाज़ होती है। लेकिन फिर एक और आवाज़ आ रही होती है कि मत खा भाई, अभी हमें ये करना है, जिम करना है, हमें हेल्थ करना है, अगर इसको खाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा। क्या क्या होगा मतलब क्या, अगर तू इसको खाएगा तो ये हो जाएगा, फिर तेरा पेट निकलेगा, फिर तेरे को बीमारियां होंगी, फिर ये अच्छी बात नहीं है। अभी हमने सोचा था कि हम फिटनेस करेंगे। तो ऐसे करते करते आप देखोगे कि दो आवाज़ें हैं। आप एक आईफोन को देखते हो, एक आवाज़ आती है कि मुझे चाहिए, फिर दूसरी आवाज़ आती है कि भाई मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको इतना पैसा डालने की इसमें ज़रूरत क्या है। ये लॉजिकल माइंड है, ये जो बोल रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लॉजिकल माइंड का है। इसमें भेद मुझे समझ में आने लगा। मन और बुद्धि के बीच में जो भेद है वो मुझे समझ में आने लगा। ये कैसे समझ में आया? ये कोई भी दुनिया के ना कोई शास्त्र बता सकते हैं तुम्हें, ना आपको इस दुनिया के कोई भी स्क्रिप्चर्स या कोई भी स्पीकर है जो कह रहा है कि मन के बारे में बात कर रहा है, तो भी तुम्हें मन समझ नहीं आएगा जब तक तुम मन और बुद्धि को अपने अंदर नहीं देखोगे। और इसको देखना कोई ब्रॉड रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस ध्यान देना है, आपको पूरे टाइम कॉन्शियस रहना है, आपको दिख जाएगा। और जब आपको दिखेगा, इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। फिर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि मान लो पिज़्ज़ा खाने के लिए आवाज़ आई मन से, तो क्यों आई, है ना? तो आप ये बुद्धि के थ्रू आप समझ सकते हो कि अगर पिज़्ज़ा खाने के लिए मैं अपने अंदर खुद को मना कर रहा हूं, तो ये तो मुझे पता है कि ये बुद्धि की आवाज़ है, पर क्यों है ना? तो ऐसे धीरे धीरे आप जब अंदर ठहरते हो तो दिखना चालू हो जाता है। तो मतलब ये एक एग्जाम्पल था कि बुद्धि और मन में क्या भेद है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, स्मृति है, मोह की प्रकृति क्या है। फिर अंदर मुझे एक और चीज़ दिखी, जैसे एनर्जी, प्राण। मुझे ये समझ में आया कि फंडामेंटल जो बैकग्राउंड है इन सब का वो प्राण है। और प्राण की भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्राण की भी एक प्रकृति है। हम कहते हैं हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। मैं कहता हूं कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, यू कैन इंगेज योर माइंड, यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड। बिकॉज कंट्रोल का मतलब क्या है? यू कैन पुट अ फुल स्टॉप। आप फुल स्टॉप लगा सकते हो माइंड पे, नहीं, आप माइंड पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। माइंड का फुल स्टॉप सिर्फ दो स्टेट्स में लगता है। एक तो है समाधि, और समाधि में पूरी जिंदगी तुम नहीं रह सकते हो। कितनी देर तक तुम समाधि में बैठोगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, आधे घंटे मैक्स। इससे बड़ी कोई समाधि हो, और इससे बड़ी अगर समाधि होती है तो तुम जंगल चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास भौतिक में इंटरफेरेंस करने के लिए टाइम नहीं है। समय जो है तुम्हारा वो ज्यादातर इसमें जा रहा है, तो तुम जंगल जाके समाधि ही लगा लो। और समाधि का मतलब भी समझ लो। जब हम समाधि लगाते हैं तो सम मतलब होता है न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल, और धी मतलब होता है बुद्धि। तो न्यूट्रल बुद्धि, बुद्धि में विचार आते हैं। जब हम बुद्धि बोलते हैं तो इसका मतलब है हम विचारों की तरफ बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चनिंग की तरफ बात कर रहे हैं, हम लॉजिक की तरफ बात कर रहे हैं, तर्क की बात कर रहे हैं। वितर्क, तर्क, तर्क, वितर्क, वितर्क, तर्क, ये सब बुद्धि का है खेल। डिसेक्शन, हम डाइसेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, ये सब बुद्धि का खेल है। तो आई डोंट वांट टू बम्बार्ड यू विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ इतना कुछ मैं शब्दों के थ्रू बताऊंगा तो वैसे भी आपका फोकस ब्लंट हो चुका है।
तो 7 सेकंड का फोकस है आजकल लोगों का, स्पिरिचुअलिटी वालों का ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 10 मिनट। तो इतना ये शब्दों का खेल है, शब्दों का फेर है, पर मैं अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ, है ना। तो मैं चीज़ों को डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि ये बताना बार बार कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, मोह क्या है, प्राण क्या है, ये सब अहंकार क्या है, तो ये सब बता के एक एक करके इसको करें तो ज़्यादा बेटर है। आज का जो टॉपिक है वो हाउ टू ऑर्गेनाइज योर माइंड है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं अंदर देखता गया, मुझे दिखता गया कि प्राण कैसे काम करते हैं, मुझे दिखता गया बुद्धि कैसे काम करती है, मुझे दिखता गया कि भेद क्या है बुद्धि और मन में, मुझे दिखता गया कि स्मृति क्या है, मुझे दिखता गया स्मृति के पार्ट्स जो हैं वो क्या है, जैसे कि कॉन्शियस स्मृति और सबकॉन्शियस स्मृति, ठीक है। सबकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, वो मेमोरीज जो एम्बेडेड हैं तुम्हारे अंदर, जो तुम रिट्रीव नहीं कर सकते हो। कॉन्शियस मतलब क्या, कि तुम्हें तुम्हारे स्कूल का नाम याद है, तो ये कॉन्शियस मेमोरी है। ऑल्दो अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, पर वो एक अलग चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसको इससे कनेक्ट मत कर लेना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्शियस मेमोरी और अनकॉन्शियस मेमोरी की और सबकॉन्शियस मेमोरी की, राइट। तो ये 3 तरीके की मेमोरीज होती हैं। अनकॉन्शियस मेमोरीज ऐसी होती हैं जो बचपन में आपके पेट में क्या हो रहा है, 4 साल 3 साल की उम्र में क्या हुआ, ये अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मेमोरीज ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा बहुत रिट्रीव किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत याद करो कि आपके 3rd क्लास में 4 लड़के जो साथ में आपके बैठते थे तो उनका क्या नाम था, तो आपको याद आ जाएगा, राइट। तो धीरे धीरे याद आएगा, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा जोर लगाओ कि परसों मैंने क्या खाया था तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं आएगा। और कॉन्शियस मेमोरी क्या है कि झट से अभी रेडी है हमारे पास, ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेनेशन में गया, ठीक है। तो मैं प्लीज़ एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा बिकॉज बहुत ज़्यादा वास्ट है ये। मैं बस बता रहा हूँ कि प्रकार क्या होते हैं। मेरी आदत है एक्सप्लेन करने की, तो मैं नहीं जाऊँगा एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। कॉन्शियस मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी, तो स्मृतियाँ क्या होती हैं ये दिखना चालू हुआ। एक फंडामेंटल चीज़ है जो समझनी ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें ये खुद देखना है, इसका अनुभव तुम्हें खुद करना है, इसको तुम्हें खुद विचारना है, इसको तुम्हें खुद बोध करना है इसका तुम्हें। ये किसी को भी सुन के इसके बारे में तुम्हें सही तो लगेगा कि तर्क है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल तुम इसको खुद नहीं देखोगे, अपने माइंड को ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो कितने पार्ट्स दिख गए हमें, प्राण दिख गए, मन दिख गया, बुद्धि दिख गई, स्मृति दिख गई, एनर्जी हो गई प्राण में, ठीक है। तो ऐसे करते करते बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं माइंड में, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। मोह क्या होता है, अटैचमेंट, लव, ये सारी चीज़ें। तो अब आते हैं हम कि माइंड को ऑर्गेनाइज कैसे करें। देखिए, जब आपको ये सारे सेगमेंट्स दिखना चालू हो जाएंगे तो होता क्या है कि जब मैं ये सब कुछ देखना चालू किया तो धीरे धीरे जब आपकी आइडेंटिटी खुद से हट के, स्वयं से हट के ब्रह्म में चली जाती है। अब स्वयं और ब्रह्म एक ही है, लेकिन स्वयं को हम भिन्न समझते हैं इस विश्व से। ये जो विश्व है, विश्व के जो लोग हैं, अपना पराया, देश विदेश, ये सब जो है हम इसको भिन्न समझते हैं, ठीक है, स्वयं से। अब स्वयं जो है वो कौन है, उसकी जो यात्रा करते करते जब एक पॉइंट होता है, जो लास्ट मैंने पॉडकास्ट में कहा था, एक पॉइंट तक आप पहुंचते हो तो आपको अब ये एक ताकत मिलती है कि आप माइंड को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो माइंड को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले लाइफ के जो सेगमेंट्स हैं, जीवन के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो समझना जरूरी है। तो क्या है वो जीवन के डिपार्टमेंट्स? नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 रिलेशनशिप, नंबर 3 वर्क, नंबर 4 पैसा, प्रॉपर्टी, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो ये सारे सेगमेंट्स होते हैं। अदर रिलेशनशिप में ही पत्नी वाला आ गया और दोस्त वाला और घर वाले भी आ गए, तो सारे लोग आ गए, फ्रेंड्स भी आ गए, सब लोग आ गए इसमें रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप में भी सब कैटेगरी में देखोगे तो आपको देखना है कितनी
आपको उसको इंपॉर्टेंस देनी है। तो करना क्या है कि हम बहुत ज्यादा चीजों को हद से ज्यादा आवश्यक बना लेते हैं। हमें लगता है कि फॉर एग्जाम्पल संगीत मेरा जीवन है, म्यूजिक इज माई लाइफ। चलो आप लोग तो रिलेट नहीं करोगे, लेट्स से यूपीएससी की तैयारी इज माई लाइफ, आईएएस आईपीएस इज माई लाइफ, अंजलि इज माई लाइफ, माई पेरेंट्स आर माई लाइफ, माई चाइल्ड इज माई लाइफ। माइनस द चाइल्ड, माइनस द पेरेंट्स, माइनस अंजलि, माइनस योर वर्क, you are bound to commit suicide. You are bound to commit suicide. Why? Because तुमने अपने जीवन की जो गुच्छा है वो तुमने दे दिया, या वो जो कुंजी है जीवन की, वो जीवन की कुंजी तुमने दे दी अपने पत्नी को, अपने बेटे बेटी को, अपने काम को, अपने माँ बाप को। अब इसका मतलब क्या होता है? जीवन की कुंजी को, ये जो चाबी है जीवन की, इसको किसी के हाथ में देने का मतलब क्या है कि आपने ये कह दिया है तुम जगत हो। ध्यान देना, यू आर माई वर्ल्ड, ये डायलॉग सुने होंगे आपने। तुम जगत हो, तुम मेरा जगत हो, ठीक है। तो अगर वो मर गई या उसने छोड़ दिया, भाग गई किसी के साथ, तो अब तुम क्या करोगे? यू आर बाउंड टू कमिट सुसाइड। भाई कोटा की तैयारी करने गए हो, यूपीएससी को भगवान मान रहे हो, और यूपीएससी में नहीं हुआ, यू आर बाउंड टू कमिट सुसाइड, और यू विल गो इन डिप्रेशन, योर लाइफ विल बी मीनिंगलेस। द मीनिंग इन द लाइफ, अर्थ, जीवन में अर्थ किसको दिया है तुमने? तुम्हारे जीवन में तुमने किसको अर्थ दिया है? या तो तुमने अपनी पत्नी को दिया है, या तुमने अपने स्वास्थ्य को दिया है। चलो स्वास्थ्य को दे रहे हो फिर भी अच्छी चीज है, वो तो अपने माँ बाप को दिया है, एक ऐसे लोगों को दिया है, और ऐसे परिस्थितियों को दे दिया है जो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तुम्हें लगता है कि मनुष्य बदलता नहीं है क्या? मनुष्य बदल सकता है। आज तुमने अपने माँ बाप को दे दिया कि ये मेरा जगत है, ये मुझे माफ करना ओम साई राम, तो उससे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। हाँ, नाम लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपने जीवन की कुंजी तुमने उनको दे दी। अब वो अगर अब्यूजिव हैं, अगर अच्छे माँ बाप हैं तब तो कोई नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप का कुछ स्वार्थ है तुमको लेके, जैसे कि तुमको यहाँ शादी करवानी है, तुमको यहाँ करियर बनवाना है, और अब बच्चा कर लो हम देख लेंगे, बच्चा कर लो हम देख लेंगे, तो टॉर्चर कर रहे हैं कि अपने डिजायर पूरे करवा रहे हैं, तब वो कुंजी आपको खुद छेद देगी, आपके अंदर छेद देगी वो। मेरी लाइफ में मैंने ये बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ की जो कुंजी है वो किसी को पहले मैंने एक स्त्री थी उसको मैंने दिया था। अब वो लड़की जो थी उसको मैंने जब वो कुंजी दी, तो कुंजी देने का मतलब क्या है? यू कंप्लीट मी, यू आर माई लाइफ, यू आर माई वर्ल्ड, जगत, विश्व, ब्रह्मांड, यू आर द यूनिवर्स। तुम ही मेरे जीने का सोर्स हो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा। ये सब इडियोटिक डायलॉग्स आप बोलना चालू कर देते हो बिना ये जाने हुए कि लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कुछ नहीं पता तुम्हें। तुमको घोंचुओं को बाइक के ऊपर बैठा दिया है और तुमको कहा गया है जीवन का सफर करो। अब वो जो तुम ट्रेवल कर रहे हो, रोडों पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, टक्कर हो रही है, बाइक तुमको समझना आता नहीं। व्हाट इज बाइक? अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज बाइक, तो तुमको यही नहीं पता व्हाट इज बाइक। अब टक्कर हो रही है, अब टक्कर होगी तो आप कहोगे अरे यार टक्कर हो गई। तो आप समझ लीजिए ध्यान से कि जब मैंने इस लड़की को चाबी दी तो इसने बलात्कार कर दिया उस चाबी का।
अब उस बलात्कार में मेरा भी बलात्कार हुआ। क्यों? क्योंकि किसी को आप ट्रस्ट दे रहे हो, किसी को आप भरोसा दे रहे हो। आपको किसने बोला है जरूरत से ज्यादा किसी को ट्रस्ट करने की? आप किसी के साथ एक्सपेक्टेशन क्यों लाते हो? ये चाबी देने का मतलब क्या है? यू कंप्लीट मी का मतलब क्या? तुम एक इंसान को गुलाम बना रहे हो तुम्हें कंप्लीट करने के लिए। वो इंसान खुद एक इनकंप्लीट है, इंसान है, और वो इंसान तुम्हारी धज्जियां उड़ाना में चूकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कोई और पसंद आ गया, तो अब उसके लिए वहां से सेटिस्फैक्शन आ रहा है, तो वो उसको छोड़ देगी या छोड़ देगा। सेम गोज विद द माँ बाप ऑल्सो। माँ बाप को अपने डिजायर पूरे करने हैं, तो वो तुमसे डिजायर पूरे करवाएंगे और तुमको बोलेंगे कि बेटा ऐसा है, हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, तो अब तुमको वो करना पड़ेगा जो हम करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको ये बोलना होता है कि अब ये वही बोल सकता है जिसके अंदर सच में हिम्मत है कि आपको समझाना होता है। नहीं समझ रहे हैं तो आपको विरोध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी कुंजी अपने पास रखनी है। इस दुनिया में एक चीज याद रखना जीवन में, कि किसी को भी अपने विश्वास की चाबी या किसी को भी इतना इंपॉर्टेंट मत बनाओ कि वो तुम्हारे सर के ऊपर बैठ के मूते। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है? किसी को भी इतना इंपॉर्टेंट मत बनाइए कि वो आपके सर के ऊपर बैठ के सुसु करे। ये थोड़ा सा सॉफ्ट है वर्ड, सुसु। राइट? ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट अबाउट अ फनी थिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग दिस क्वेश्चन हाउ टू ऑर्गेनाइज द माइंड। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दैट किसको मुझे चाबी देनी है, किसको नहीं देनी। मेरे हिसाब से किसी को भी जीवन में चाबी देने की जरूरत नहीं है। ये जो कुंजी है इसको देने की जरूरत नहीं है किसी को भी। क्यों? क्योंकि अगर तुमने दिया तो धज्जियां उड़नी तय है, क्योंकि वो अब्यूज कर सकता है उस चाबी को। जब ये लड़की मेरे को छोड़ के गई तो मैंने क्या नहीं किया इसको वापस लाने के लिए, लेकिन ये लड़की वापस नहीं आई। इससे पहले भी एक लड़की थी, तो ऐसे मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूं। और ये मत सोचो कि आपकी जिंदगी में कहानियां नहीं हो रही हैं तो मेरी कहानी बहुत स्पेशल है। कोई कहानी स्पेशल नहीं, सबके साथ यही हो रहा है। तो ये कुंजी जो है, ये जो कुंजी है, इस कुंजी को बड़ा संभाल के रखो, क्योंकि जब आप इस कुंजी को किसी को देते हो तो कुंजी लेके भाग जाएगा। अब वो कुंजी वापस बनाने में आपको टाइम लग सकता है, नहीं तो आप डिप्रेशन में या सुसाइड कर सकते हो। दो ही चीज हो सकती है। हमारे यहाँ पे, हम कानपुर में रहते हैं, तो रहते थे, अभी मेरा घर वहीं पे है, मैं तो यहाँ दिल्ली में हूँ। तो वहाँ पे एक लड़की है कानपुर में, हमारे सोसाइटी में एक, मतलब, तो वो क्या करती है कि उसने बहुत सारे पार्टनर्स बना रखे हैं। तो अब एक के साथ उसने कमिट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, बड़ी खतरनाक कहानी है। तो हमने, क्योंकि वो जो अगर आप सोसाइटी में ऐसा कुछ करते हो तो पता चल जाता है पूरा, कि मतलब आसपास अगर मोहल्ले में ये सब आप कर रहे हो और इतने लड़के हैं और एक लड़की है और ये सब पता चलता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी न्यूज़ हमारे पास खुद आई और हमारे क्या कह सकते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता। तो बस सुनने की ज़रूरत है कि कहानी क्या है। इस लड़की ने क्या किया कि 10 लड़कों के साथ चक्कर चलाया, 50 लड़कों के साथ। अब देखिए, आपका ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन है ये, कि आप 10 के साथ सो रहे हो या 50 के साथ सो रहे हो या 1000 के साथ सो रहे हो। ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन है। लेकिन कहानी क्या चल रही है वो देखो। कहानी क्या हुई कि इसने एक को कमिट किया। ये लड़का, जिस लड़के को कमिट किया, उस लड़के का नाम नहीं लूंगा मैं, जिस लड़के को कमिट किया वो लड़का इसके प्यार में पागल हो गया, जिसको मोह बोलते हैं, जिसको लोग प्यार बोलते हैं, एक्चुअली वो मोह है। वो पागल हो गया। अब क्या हुआ कि ये मना करे कि मत जाओ किसी के साथ, उस लड़के के साथ क्यों घूम रही हो, तुमसे मना किया था मत घूमो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं, मत घूमो मत घूमो।
अब वो भाई घूमे, उसकी तो आदत पड़ी हुई है घूमने की। अब वो घूमे इधर उधर सबके, और रोज मना करे वो कि मत घूमो, रोए फोन करके, फोन कर करके रोए कि मत घूमो उसके साथ, मत घूमो उसके साथ। अब वो इधर उधर घूमे वो सबके साथ, कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे। अब हुआ क्या कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। 22 साल की, 22-23 साल की उम्र थी। क्यों सुसाइड किया? रियल किस्सा है ये। पूरे एरिया में ये दहशत फैल गई कि इस फलाने लड़के ने, नाम भी सबको पता था, सुसाइड कर लिया। अब वो फैल गया। अब क्या हुआ? अब ऐसे केसेस कम केसेस है, बहुत केसेस है, कोई कम केस थोड़ी है, बहुत केसेस हैं ऐसे। तो अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन की कुंजी दे दी। अब कुंजी देता क्यों है आदमी, ये समझ, यहां तक तो समझ लिया। कुंजी देता क्यों है आदमी? ध्यान देना, आदमी कुंजी पता है क्यों देता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये कुंजी मेरे पास रहेगी ना तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मनुष्य स्वयं के साथ खुश नहीं है, तो वो क्या करता है, खुशी पाने के लिए किसी और के साथ मोह बांध लेता है, बंधन बना लेता है। अब जब वो मोह या बंधन बनता है तो बंधन टाइट होता है, जस्ट लाइक अ गांठ, कि आप 2 रस्सी चिपकाओ और उसको टाइट करते जाओ। तब क्या होता है, जब वो एकदम से रस्सी कटती है तो आदमी सह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो मोह ग्रसित है। अब जिस वजह से उसने तुम्हारे साथ प्यार किया, जिस वजह से तुम्हारे साथ वो रिलेशनशिप में गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो खुशी के लिए गया, वो खुश होने के लिए गया, वो हैप्पीनेस के लिए गया। अब क्या हुआ कि जब वो हैप्पीनेस के लिए प्यार करने गया तो तुमने उसका प्यार का धागा जो है वो काट दिया। अब वो क्या करे कि जो नॉर्मल उसकी लाइफ है उसमें कुछ है ही नहीं। भाई आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या ऐसा है जो आपके लिए, आपको खुशी देता है, मोटिवेट करता है आपको, आप कहोगे मम्मी पापा, बेटा बेटी, मेरा काम, पैसा और ये पत्नी या गर्लफ्रेंड। मैं क्या कह रहा हूं कि ये सब में इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है और जब वो व्यक्ति वैसा नहीं निकलता जैसा वो चाहता है, तो जब आप बैक टू पवेलियन आते हो, ध्यान देना मेरी बात को, जब आप बैक टू पवेलियन आते हो तो आपके पास कुछ होता ही नहीं है खुशी के लिए। लड़की छोड़ के गई तो अब जो लाइफ बची, उस लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। तुमने डिसीजन लिया ही था इसलिए क्योंकि तुम्हें मीनिंग चाहिए था लाइफ में। लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाने का डिसीजन तुमने क्यों लिया? क्योंकि तुम्हें खुशी चाहिए, मीनिंग चाहिए। या तुमने कोई काम पकड़ा, लेट्स से कि तुमने एक्टिंग ज्वाइन करी, तो यू लव एक्टिंग एंड ऑल दैट, व्हाई? बिकॉज यू वांट मीनिंग। बट अब वो एक्टिंग छीन ली किसी ने तुमसे कुछ आईपीएस, ये आईपीएस आईएएस बनना चाहते थे, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या यूपीएससी, तो छीन लिया। अब क्या होगा? अब तुम्हारी लाइफ में क्या बचा? तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन का अधिष्ठान क्या वो लड़की है, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा काम धंधा है, पैसा है? तुम्हारे जीवन का अधिष्ठान क्या है भाई? तुम्हारे जीवन का अधिष्ठान तुम होने चाहिए, क्योंकि सारा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है। तुम खुद की कुंजी कभी नहीं छोड़ोगे, तुम अपने आप को कभी धोखा नहीं दोगे, तुम अपने साथ कभी बुरा नहीं करोगे। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ बुरा कर सकते हैं, पत्नी कर सकती है, काम तुम्हारा जा सकता है, काम बंद हो सकता है, लेकिन एग्जाम क्रैक हुआ नहीं हुआ, लेकिन तुम अपने आप के साथ अगर रहो और अपने साथ मित्रता करो और खुद से प्यार करो और खुद को समझो, तो तुमको यह समझ में आएगा कि किसी और के साथ डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आप किसी पर डिपेंडेंट हो का मतलब क्या? आपने क्या किया? किसी को बैसाखी, आप एक लंगड़े हो, है ना, आप अपाहिज हो।
अब आप अपाहिजों की तरह आप चल रहे हो। अब क्या हुआ, आपको किसी ने बैसाखी दे दिया, अब वो बैसाखी छिन भी तो सकती है। मैं क्या कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट क्यों नहीं चल रहे तुम? जब तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ला सकते हो, फिजिकल इंडिपेंडेंट तुम्हारे अंदर है लाइफ में, तो तुम्हारा माइंड इमोशनली डिपेंडेंट क्यों है भैया? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि माइंड भी इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाए? कि तुमको किसी काम की जरूरत पड़ रही है, किसी इंसान की जरूरत पड़ रही है? क्या जीवन को किसी चीज की जरूरत है क्या जीने की? या जीवन खुद में ही पूरा है, कंप्लीट है? तो पहले ये चीजें क्लियर करो कि मेरे को किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ में जब आप देखोगे तो ये सारी चीजें होती हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, पैसा, रोटी कपड़ा मकान, व्हाटएवर जो भी है सर। आपको माइंड में जो माइंड स्पेस है आपका, वो लिमिटेड माइंड स्पेस है, अनलिमिटेड नहीं है। ध्यान देना, माइंड में जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड ही स्टोर हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें बचपन में हल्का लगता था, अभी भारी लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे माइंड में अनलिमिटेड स्पेस नहीं है, लिमिटेड स्पेस है। अगर अनलिमिटेड स्पेस होती तो कितनी भी इंफॉर्मेशन अंदर चली जाए, मुझे कभी भी भारी नहीं लगता। मुझे बचपन में किशोरावस्था में हल्का लगता था, अब मैं 30-35 का हो गया हूं, मुझे भारी लगता है। कर्मा डेंस हो गया तुम्हारा। तो अब क्या करना है? आपको 80 से 85% जो माइंड का स्पेस है वो खाली रखना है, और 15% जो बचा कुचा स्पेस है उसमें से 2% आपने रिलेशनशिप को दे दिया, 2% आपने घर वालों को दे दिया, 2% आपने इनको दे दिया, 2% काम को दे दिया, 4-5% हेल्थ का रखा, थोड़ा सा 3-4% आपने काम को रखा, रिलेशनशिप को आपने 4-5% रख दिया। मतलब आपको क्या करना है, 50 से 60% जो माइंड का स्पेस है या 70% आपको खाली रखना। माइंड को खाली रखना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से जब हम सितारों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमें सितारा बनना है। वो देखो सितारा, अरे महामूर्ख, सितारा ज्यादा है या फिर स्पेस ज्यादा है? जाके आसमान में देखो आज रात में, लिटरली एक सितारा देखो, एक तारा देखो सामने, आपको समझ में आएगा कि जो सितारा है उसकी क्वांटिटी कम है, स्पेस बड़ा है। जो स्पेस है 2 सितारों के बीच में, उसमें 1000 सितारे आ सकते हैं, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है। डार्क एनर्जी जो है वो 90 से 95% यूनिवर्स में मौजूद है। डार्क एनर्जी 5% में मटेरियल है, बाकी का जो है वो खाली स्पेस है। ऐसे ही माइंड में होना चाहिए। मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो भी तुम्हारे माइंड में है, चाहे वो रिलेशनशिप है, हेल्थ है, काम है, कुछ भी है, पैसा, रोटी कपड़ा मकान, जो कुछ भी है, वो सिर्फ 5% होनी चाहिए, 5-6%। और मैक्सिमम जो टाइम आपका जो माइंड है वो खाली होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग द माइंड। लेकिन हमने क्या दे रखा है? हम 80% स्पेस दे देंगे अपनी प्रेमिका को। 80% स्पेस। शुरू के 6 महीने में आए, नया निब्बा निब्बी आए, उसके बाद प्यार हो गया। क्या कर रही हो? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही बात किया करो। 1 महीने बाद वैसे ही वो बात करे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। 1 महीने बाद उनको कुछ नया चाहिए। शुरू में मिशनरी, फिर डॉगी, फिर सबसे बोर हो गए। लोगों को ये समझ नहीं आता, फिर कहेंगे कि बंदी ही चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि लोगों को भिन्नता चाहिए, लोगों को डिफरेंशिएशन चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट ब्रो, आई नीड समथिंग डिफरेंट। सो व्हाट आई विल डू इज, व्हेन आई विल गेट मैरिड or when I'll be having sex with my girlfriend, what I'll do is we'll start with missionary and we'll do the missionary for few weeks, और जब missionary बोर हो जाएगा तो we'll go into another position, then we'll go into another position, then we'll have oral sex, then we'll have this, then we'll have this. धीरे धीरे we'll do it for few weeks, all the positions, and after 6 or 8 months
my mind will start saying that change the damn partner, so I will change the girl only. I will switch the person. I'll fuck somebody else. Why? Because उसमें स्मेल अच्छी है, उसमें बॉडी पार्ट्स अलग हैं, उसके ब्रेस्ट ज्यादा बड़े हैं, उसके पुरानी वाली के ज्यादा छोटे थे, बटक्स ये वो मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, थोड़ा गंदा हो जाएगा ये, ठीक है। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल एंड सेम गोज विद द फूड ऑल्सो। पिज्जा 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 पिज्जा, फिर चीज बर्स्ट चीज बर्स्ट चीज बर्स्ट, फिर विल ट्राई समथिंग न्यू एंड देन विल ट्राई समथिंग न्यू, विल गेट बोर्ड ऑफ दैट। आफ्टर फ्यू वीक्स विल गेट बोर्ड ऑफ दैट, देन विल ट्राई समथिंग न्यू। अरे लेट्स ट्राई पिज्जा हट ना, अरे लेट्स ट्राई शिकागो पिज्जा, अरे लेट्स ट्राई मैकडी, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई एवरीथिंग and every person wants something different. That is why Shark Tank में क्वेश्चन पूछते हैं, भैया आपके प्रोडक्ट में की डिफरेंशिएटर क्या है? How is the product different from the market? Because business is materialistic. Material world के रूल्स वहां अप्लाइड है। So, समझने की जरूरत क्या है कि ये पूरी की पूरी गुत्थी क्या चल रही है पहले तो ये, ठीक है। आप एक ही पिक्चर बार बार नहीं देख सकते, आपको नई नई पिक्चरें चाहिए, नई नई मूवीज चाहिए। आज बॉलीवुड फ्लॉप क्यों हो गया है? क्योंकि पास नई मूवीज नहीं है, सब ड्रग्स कर रहे हैं बैठ के। कहां से कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला है? अरे मूवी बनाने के लिए क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए होता है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, और तुम ड्रग्स ले रहे हो, तुम इंद्रिय तृप्ति में चले गए हो, तुम कहां से कुछ क्रिएट करेगा? तू कुछ क्रिएट करने के लिए तुझे विचार चाहिए भाई, इमेजिनेशन चाहिए। वो इमेजिनेशन तेरी लगी हुई है इंद्रिय तृप्ति में, तो कहां से करेगा? शुरू में तूने किया क्योंकि तू स्ट्रगलर था, तेरी जिंदगी में क्राइसिस था, तो तू स्ट्रगलर एज अ डायरेक्टर तू मुंबई में घुसा, और शुरू में तेरा जुनून था फिल्में बनाने का। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, पैसा आता गया, और पैसा तेरे दिमाग में चढ़ गया, और उस पैसे से तू नई नई स्त्रियां खरीद रहा है। जो लड़कियां आ रही हैं कास्टिंग काउच कर रहा है, कोकेन फूक रहा है, ड्रग्स के केसेस में अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। और क्या चाहिए तेरे को? इंद्रिय तृप्ति। तो मूवी कहां से बनेगी? कर्मयोग कहां से होगा जब तामसिक चीजों में तुम्हारा ध्यान नहीं हट रहा? तो ये होता है, शुरू में आप स्ट्रगल करते हो, पैसे बनाने जाते हो, जब पैसा बन जाता है तो वो पैसा अब्यूज करने लगते हो आप। क्यों? क्योंकि आपको खुशी चाहिए, तुम्हें चाहिए हैप्पीनेस। उस हैप्पीनेस को प्लेजर से कंफ्यूज कर रहे हो तुम। प्लेजर इज अ डिस्ट्रैक्शन। एक कुत्ते को देखते हो, एक छोटे बेबी को देखते हो, उसमें कोई प्लेजर है क्या? क्या कर रहा है वो कुत्ता? आपके कुत्ता सामने बैठा हुआ है छोटा सा, और तुम्हारे अंदर एक फीलिंग उठ रही है, उसको प्यार बोलते हैं। एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारे घर में, उसके छोटे छोटे हाथों को देख रहे हो, उससे कोई प्लेजर मिलता है क्या? उसको प्यार बोलते हैं। एक पौधा है, उसकी खूबसूरती देख रहे हो तुम, और वो तुम्हें उस पौधे को छूने की भी जरूरत नहीं है, इसको प्यार बोलते हैं। शेर अपने बच्चे को अपने दांतों से काट के धीरे से उठा के लेके जाता है, उसके गले से पकड़ के उसको, और फिर धीरे से रखता है, फिर उसको जीभ से चाट रहा है, उसको प्यार कहते हैं। उसमें क्या प्लेजर मिल रहा है तुम्हें देख के? कौन सी तुम्हारा जेनाइटल्स स्टिमुलेट हो रहे हैं वहां उसको, शेर को देख के? तो प्लेजर क्या है? व्हाट इज प्लेजर? प्लेजर मीन्स व्हेन द इंद्री और द सेंसेस आर गेटिंग स्टिमुलेटेड। बट व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज या तो बाहर कुछ नेचुरल चीज देख के कुछ ट्रिगर होता है, उसको हैप्पीनेस कहते हैं। नहीं तो अंदर ही आपके अंदर ये जो कनेक्शन का फील है, ये जब होता है किसी से, या आप जब फील करते हो, एक जानवर देखते हो, पेड़ पौधे देखते हो, बच्चा देखते हो, कुत्ते का बच्चा देखते हो, आपको फील होता है, इसको बोलते हैं प्यार। ये मोह नहीं है। तो अब ऑर्गेनाइज कैसे करना है माइंड को, समझ लीजिए। देखिए, किसी भी चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है वो समझ लो। जितनी उसको जरूरत है उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है।
रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब आप शादी करते हो तो कई बार डोमिनेट करती हैं पत्नियां कि दोस्तों के साथ नहीं जाओगे, और ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, रोज घर आता है, क्यों आया हुआ है, 2 दिन हो गए, घर क्यों नहीं जा रहा अपने ये। आप बोलते हो अरे यार मेरा दोस्त है, 10 दिन तो रुके। क्यों 10 दिन रुकेगा यहां पे? ये क्या कोई वो है क्या, क्या बोलते हैं, धर्मशाला है क्या ये, कि यहां पे आके सब 10-15 दिन रुक रहे हैं? कोई नहीं रुकने। तो और अगर वो अपने पति से नहीं बोल रही है तो वो दोस्त को जता देगी कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम यहां रुके हुए हो। तो पहले खाने में अचार आएगा, फिर अगले दिन से खाने में अचार आना बंद हो जाएगा, फिर दही आता था दही आना बंद हो जाएगा, फिर सिर्फ रोटी दाल आएगा, फिर रोटियों में से घी गायब हो जाएगा, फिर रोटी सूखी रोटी और दाल आएगा। फिर आपको वहीं से समझ जाना है कि भैया निकलो यहां से। तो अब होता क्या है, ऐसे पत्नियां काम करती, कुछ पत्नियां, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मेजोरिटी ऐसे ही है। ये मत सोचो कि बहुत कम पत्नियां आपको खराब मिलेंगी, ज्यादातर आपको खराब मिलेंगी। 10-15% आपको सही लोग मिल जाएंगे। अब क्या होगा कि वो डोमिनेट करेगी, ना दोस्त के साथ घूमना है ना वहां। तो वहां पे आपको क्या करना है, लकीर खींचनी है। आपको बताना है कि भाई देखो ऐसा है, मैं तो घूमने जाऊंगा, तुमको तलाक लेना है तो ले लो, नहीं तो चुपचाप जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मुझे पूरी करने दो तुम्हारी तरफ। और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं दोस्तों के साथ नहीं मिलूंगा, और तुम बच्चा पैदा हो गया तो उसकी धमकियां दे रही हो कि आप तलाक ले लोगे तो बच्चे का क्या होगा, तो मुझे मंजूर है, मैं बच्चे को संभाल लूंगा, मुझे तलाक चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम इसको अंडरस्टैंड करने में रेडी नहीं हो। तुमको मैंने बहुत बार समझा के देख लिया। तो हमेशा पहले प्यार से चालू करो, समझाने से चालू करो, फिर टोन बदलना चालू करो, फिर एक्शन लो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको समझाना, देखो ऐसा है, उसको प्यार से बैठ के समझाओ, देखो मेरे दोस्त हैं, तुम्हारे भी दोस्त हैं। अब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, मान लो मेरे ही दोस्त हैं, तो तुम ये क्यों कह रही हो कि मैं जहां भी जाऊंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी? ऐसा नहीं कह सकती तुमको ये समझना होगा कि भैया मेरे भी कोई लाइफ है, पर्सनल स्पेस नाम की चीज़ होती है, प्राइवेट स्पेस नाम की चीज़ होती है, कुछ थोड़ा सा तो दो। मैं कब कह रहा हूँ कि मुझे हर 10 दिन में जाना है? मैं कह रहा हूँ महीने में 1 बार चला जाऊंगा मैं, और बाकी महीने में 2 बार तुम्हें ले जाऊंगा, 2 बार तुम्हें ले जाऊंगा, 1 बार अपने दोस्त के साथ चला जाऊंगा। नहीं जाना है, दोस्तों के साथ घूमना नहीं है, जहां जाओगे मेरे साथ जाओगे। क्यों भाई? मेरे बाप ने मुझे नहीं रोका, तू होती कौन है रोकने वाली? तेरे से क्या लिया मैंने? 50 लाख कर्जे लिए हैं, क्या लिया मैंने भाई? कोई पैसा लिया है तेरे से जो तुम मेरे को डोमिनेट कर रही हो? या मैंने शादी में फेरे के टाइम ये कसम खाई थी जो वादे करोगे पूरे करेंगे? रियलिस्टिक वादे करो ना। तो बात यह है कि इसको समझाना होता है अच्छे से कि भाई आप फ्रीडम पे किसी भी तरीके की आंच नहीं आने दे सकते अपनी फ्रीडम पे। आपकी फ्रीडम जो है वो आपकी फ्रीडम है, समझ रहे हैं? तो ऐसे चीजों को समझना होता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है रिलेशनशिप को। फिर आप हेल्थ में आ गए, फिर आप इसमें आ गए। अब काम या कोई आदमी काम करेगा तो काम पूरे दिन काम। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। काम को बड़ा कर दिया, ओ भाई बिजनेस करना चाहिए आपको, बिजनेस तो भगवान है। भाई बिजनेस कोई भगवान नहीं है, भगवान कुछ और है, उसकी तरफ ध्यान दो। भगवान ये रिलेशनशिप, हेल्थ और ये माँ बाप, ये सब भगवान नहीं है। जीवन जो है उसको किसी की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए। ये बात समझ नहीं आएगी लोगों को। तुमने बिजनेस को भगवान मान दिया। अगर तुम कहो मेरे माँ बाप भगवान के अंश हैं तो मैं समझ में आता है। तुम कह रहे हो वही भगवान मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो एक कल्चरल बिलीफ है कि भैया भगवान है तो मतलब पेरेंट्स को भगवान नहीं मानना चाहिए, ऐसा मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भगवान कहने का मतलब यह है कि तुमने उनको वो कुंजी उठा के दे दी। अब वो कुंजी क्या करेंगे? वो मैनिपुलेट कर सकते हैं उस कुंजी को, करते ही हैं कि हमारी पसंद से शादी करो,
हमारा ये करो, हमारा वो करो, हमारे डिजायर्स, हम इंजीनियरिंग ही करनी है। तो अब वहां पे लड़ना नहीं है, उनको समझाना है। लेकिन मैं कहने का बस ये मतलब कह रहा हूं कि अगर लेट से नहीं समझ में आ रहा है तो उनको फिर साबित करो, अगर नहीं भी साबित हो रहा है तो फिर अपनी तरफ से एक्शन लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर समय हर चीज का आंसर वायलेंस है, ये लड़ाई ही करनी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे पॉइंट पे स्टेज आ जाती है जहां पे आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा लड़ना ही पड़ेगा कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है, तो नहीं शादी करनी है। फिर वहां पे जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता आपके साथ, आपका डिसीजन है ये। तो पर इसके लिए जिगर चाहिए, जिगर है नहीं, लोग कर लेते हैं, लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइंड में कुछ मैंने एग्जांपल्स ऐसे लिए हुए हैं। ठीक है, तो पूरे टाइम काम 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 भी नहीं करना है कि काम ही आपके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काम अगर चला गया तो आप क्या हो, पंखे पे लटकी हुई लाश हो फिर आप। तो हम ना जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं चीजों को। वी नीड टू कीप द स्पेस इन द माइंड 80% एम्प्टी एंड 20% यू नीड टू डू वट एवर द हेल यू वांट। उसमें से भी आप देख लो कि क्या इंपॉर्टेंट है, इतना इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी इसकी, मतलब किसी भी चीज को भगवान मत बनाओ। भगवान की अपनी एक अलग एक 80% जो स्पेस है वो भगवान को दो, वो भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए रखो, तब मजा आएगा लाइफ में। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। हमारे माइंड में हम ना इतने डिजायर बना लेते हैं, हे भगवान, सड़क चलते डिजायर बन रहे हैं, उनको रेगुलेट करो। डिजायर 3-4 रखो, 300 मत रखो, 3-4 डिजायर रखो तो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मुझे आईफोन चाहिए, भाई क्या जरूरत है, BMW चाहिए, उसके लिए मैं परेशान क्यों? शादी नहीं हुई तो क्या होगा? अरे हो गई तो कौन खुश है लोग? तो 3-4 रखो, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल, मेरा एक कंफर्टेबल लाइफ हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोल को बड़ा मत रखो, गोल बड़ा रखो, लेकिन उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी उसको जरूरत है। मान लो 2 लीटर पेट्रोल चाहिए तो 2 लीटर पेट्रोल चाहिए भैया, 200 लीटर पेट्रोल मत दो उसको। लोग क्या करेंगे, 2 लीटर पेट्रोल की जगह 200 लीटर पेट्रोल दे देंगे, सब कुछ बना देंगे उसी को, पैसा दौलत। उसके बाद एक्ट ऐसे करेंगे, हे भगवान मेरा काम जो है वो सर्वोपरि है, मेरा काम, ये काम से ऊपर कुछ नहीं है। अरे भाई दूसरी चीजें हैं लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्यों कह रहे हो काम से ऊपर कुछ नहीं है? पूरे जिंदगी तुम बिजनेस करोगे पे मर जाओगे, वो बिजनेस का जो पैसा है वो कोई और बैठ के खाएगा, तो काहे का इंपॉर्टेंट है ये काम? तो काम को उतनी जरूरत रखो ना, पैसे की उतनी जरूरत रखो जितना गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है। मेरे बच्चे ऐसे करेंगे, हाय मेरे बच्चे की शादी, सिगरेट पी रहा है, सिगरेट नहीं पीना है, या फिर शादी यहां करवानी। खुद भी अपने बच्चों के साथ आप टॉर्चर कर रहे हो। मेरे बच्चे को ये बनाना है, उसको सिंगिंग क्लासेस करवा दो, वायलिन क्लासेस, साला गिटार क्लासेस करवा दो, डांस क्लासेस करवा दो, सारी क्लासेस करवा दो। मैंने ऐसे कितने घोंचुओं को देखा है, अपने बच्चों को पता नहीं मार्शल आर्ट्स करवा रहे हैं, जिम्नास्टिक्स करवा रहे हैं, पागल हो गए। अभी से उसको इतनी एक्टिविटी तुम करा रहे हो, उसका कर्मा इतना डेंस हो जाएगा, फिर वो दूसरे के साथ भाग जाएगी, फिर कहोगे कि भाग गई। भागना ही है। जो आदमी का कर्मा डेंस हो गया तो आदमी भी सेंसेस की तरफ भागता है। जो आदमी रेस्टलेस हो जाता है तो क्रोध आ जाता है। तो किसी बच्चे को कुछ बनाना क्यों है? तुम्हें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, जिम्नास्टिक ज्वाइन करा दो, साला पियानो ज्वाइन करवा दो, ये ज्वाइन करा दो, वो ज्वाइन करा दो। क्यों नहीं भाई, खाली छोड़ रहे हो उसको? क्यों तुम्हारा बच्चा साधारण नहीं रह सकता? साधारणता में कोई गलत बात है क्या? अरे तुम्हें कुछ बनना है ही नहीं, तुम ऑलरेडी जगत का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन हो।
और अगर तुम डीप में देखो तो तुम ही विश्व हो, विश्व साक्षी हो तुम। तो तुम्हें बनने की जरूरत क्या है? ये बनने की जरूरत कहां से आती है? जब आदमी को स्वयं का ज्ञान नहीं होता है तो आदमी क्या करेगा? बनने की कोशिश करेगा। अरे तुम क्या बनोगे? बेवकूफ हो क्या? एक महल में एक छोटा सा कमरा, उस कमरे के छोटे से स्पेस में जो 2-3 टेबल चेयर रखी हुई है, उस टेबल चेयर के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो। अरे भैया, एक वकील आता है, वो कहता है भैया सुनो, ये पूरा का पूरा महल आपका है। अब वो चेयर की क्या वैल्यू रहेगी? जिस चेयर के पीछे तू पगला रहे हो, उस चेयर की क्या वैल्यू रहेगी? जब तुम्हारा पूरा का पूरा विश्व तुम्हारा है तो छोटी छोटी चीजें पाके तुम क्या करोगे? ये विजन हो जाती है इंसान की। इतनी बड़ी विजन है ना ये, और इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर व्यू, सैटेलाइट पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं इसको। अब सैटेलाइट पे आ गई। अभी तुम्हारा जो घर की विजन है वो अंटीने पे है। घर के ऊपर एक अंटीना लगा है, बस वही नीचे घर पे ही देख रही है, और सबकी कहानी सेम है। आज मैं उस दिन सड़क पे जा रहा था तो एक लड़की निकली, अरे यार वो शादी के लिए रिश्ता आया था, फिर निकल गई। फिर एक लड़का, अरे यार वो एडमिशन के लिए चाहिए तो निकल गया। अरे यार, सबकी कुछ कहानी चल रही है और सबकी सेम कहानी है, सब कुछ पाना चाहते हैं। अगर आप सड़क पे लोगों को रुकवा कर रखो ना, आपको क्या चाहिए, तो लिस्ट हाजिर है, और सारी लिस्टों में सब कुछ कॉमन होगा। मुझे अच्छी लड़की चाहिए, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वही जो चाहिए वो सबको चाहिए। तो सबकी कहानी तो एक ही चल रही है। सड़क पे चलते रहेंगे कि हाँ बाइक पे हेलमेट लगा के चल रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहा है, एकदम स्थिर दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे हैं बहन की शादी कैसे करवानी है। अंदर ही अंदर सोच रहे हैं अरे यार वहां पे एडमिशन हो जाए तो बढ़िया है यार, अरे यार ये क्रैक हो जाए, वो क्रैक हो जाए। अरे अपने बारे में भी सोच लो। क्योंकि अगर तुमने अपने बारे में सोच लिया, फिर तुम्हें ये सब चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। तुम्हें चाहिए क्यों भाई? तो पहले तो आइडेंटिटी सही करो कि शरीर तुम्हारी आइडेंटिटी है या कुछ और है। उसके बाद माइंड को ऑर्गेनाइज करो। 80% स्पेस खाली रखो माइंड में, एकदम खाली। मेडिटेशन के थ्रू भी खाली हो जाता है इसको, मैनुअली वो खाली हो जाएगा। फिर आप डिजायर बढ़ाते जाओगे, फिर वो भर जाएगा। लोग मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं भैया आधे घंटे अच्छा लगता है, उसके बाद अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्योंकि तुम्हारे डिजायर बहुत ज्यादा है। डिजायर रेगुलेट करो। और तुमने साक्षी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसको तुमने बहुत ज्यादा महत्व दे रखा है। उसको उतना महत्व दो जितना वो उसको चाहिए। नाटक मत करो। मुझे एक कहानी याद आ गई, ये भी मेरे एक्स से रिलेटेड ही है, बड़ी सही कहानी है। तो हम लोग बात किया करते थे कि अगर मान लो मैं मर गया तुम क्या करोगी? तो वो पता है क्या बोलती थी मेरे से? बोलती अगर तुम मर जाओगे ना तो पता नहीं यार मेरा बाबू क्या होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, अंदर से एक सेंसेशन आती थी, अरे वाह यार, मतलब मजा आ गया, है ना। सोचिए अगर मैं सच में मर गया होता तो ये लड़की वही कर रही होती जो इसने किया। और उसने क्या किया मैं आपको बताता हूं। इसने क्या किया, इसने मेरे जीते जी किसी और से दिल लगा लिया, ठीक है। और अगर मैं मर गया होता तो आपको लगता है कि ये नहीं लगाती, ये तब भी लगाती। जिस इंसान को, किसी इंसान को छोड़ने में कोई गम नहीं, दुख नहीं, 1% कोई निराशा नहीं है, 1% किसी भी तरीके का पश्चाताप नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, वो आदमी मर भी जाए तो तुम उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जो मैं सुसाइड वाली बात बता रहा था, एक लड़का सुसाइड कर लिया हमारे सोसाइटी में अभी थोड़ी देर पहले। वो जब सुसाइड किया तो वो लड़की वही कर रही थी, वो लड़कों के साथ ही घूम रही थी। वो लड़का मर गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये मत सोचो कि तुम्हारे जीने से और तुम्हारे मरने से किसी को फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कुछ भी। तो आप सोचो कि कितनी खतरनाक चीज है ये। जो मेरी एक्स थी वो मेरे से ऐसे बोलती रहती थी, मैं उससे जब भी पूछता था, और आई एम श्योर आपके भी बोल रही होगी। मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं, चाहे कितना भी कोई आपके पास हो,
एक बार वो मरा तो विदिन 15 दिन में पूरी सब्जी खिलाते हुए मिलोगे अपने घर में तुम, जिसको हम तेरही बोलते हैं। वो पूरी सब्जी, ऑल्दो उसका डेथ रिचुअल है एक, वो क्यों है उसका साइंस मैं नहीं बताऊंगा, पर वो पूरी सब्जी खिलाने के बाद आदमी बस आपको याद करता रहता है और कभी कभी थोड़ा बहुत रोता रहता है। वो भी 2-3 महीने चलता है, फिर चौथे महीने से हर आदमी अपना फोटो खिंचवाएगा, अपना बाहर जाएगा, अपना घूमे घामेगा। आपको क्या लगता है जब शमशान घाट में 6 घंटे लाश जलती है? आपको मैं बताता हूं, हमारे घर में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग गए जलाने। तो हमारे बड़े नाना की जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ कैसे हुई थी? उनके ऊपर कार चढ़ गई, मतलब सर के ऊपर। तो केस वेस चला जो भी था, तो अब जलाना तो था ही, 3 घंटे में 4 घंटे में जला दिया जाता है। तो हम लोग गए जलाने भैया। तो जैसे ही मतलब हम लोग खड़े हुए थे, उनका जो बेटा है आग दिया, अग्नि जो है वो दिया। तो जब अग्नि को वहां पे लगाया तो जलना चालू हो गया। तो मैंने देखा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब शमशान घाट जो है ना, आप जाइए कभी, आप जाइए, देखिए लोग कितने हिपोक्रेटिक है। आप वहां पे देखिए, वहां पे लोग खड़े हुए हैं, जैसे ही अग्नि दी गई तो उधर वो शमशान घाट वाला कहता है उधर मिठाई खा लीजिए। तो सब मिठाई खाया पहले। तो वहां पे एक एक्चुअली रिचुअल होता है, मिठाई खिलाया जाता है, उसका भी डेथ रिचुअल है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो मिठाई खाया और भैया ये लोग जैसे ही जलाना चालू हुआ है, 20-25 मिनट, 20 मिनट मैक्स ये लोग रुके थे, 20 मिनट, और उसके बाद सारे के सारे चले गए। मैं देख के हैरान था, मेरी आंखें चकित रह गईं, बाहर आकर नीचे गिर जाती आंखें मेरी। मैंने कहा ये आदमी अंदर वहां पे रो रहा था और उनकी वाइफें और उनके पति वो सब रो रहे थे। 20-25 मिनट बाद ये लोग चले गए और ये आदमी लाश, ये जो लाश यहां पे है, ये जलेगी 6 घंटे, 6.5-7 घंटे तक लाश जलती रहती है और आदमी रुकता तक नहीं है। आप सोचिए, आप मतलब इट वॉज सो अमेजिंग। आई मीन व्हाट अ नाइस ऑब्जर्वेशन, राइट? मतलब वहां पे कोई रुकता ही नहीं, वो जो आएगा वो जाता है। हाँ ठीक है। आप जाने के लिए रेडी हो? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे बेटा, तो डायलॉग क्यों मार रहे हो? तो समझ लीजिए आप कितना खतरनाक है ये। आप समझ लीजिए 20-25 मिनट वहां पे रुके और सब चले गए, और 6 घंटे लाश जलती रहेगी, अकेले अकेले लाश जलेगी 6 घंटे। बाप रे बाप, मतलब वो आदमी अकेला ही रह गया, साला जलने में भी साथ कोई नहीं। क्या सृष्टि का जो नियम कानून है भगवान, बाप रे बाप। तो और ये सबके साथ होता है। और अगर आप वहां पे रुकते हो तो शमशान वाला कहता भैया ये तो जलता रहेगा 6-7 घंटे, तो आप जाइए। फिर वो सर ऊपर से नीचे गिर जाएगा, फिर वो सर सीख से उठा के रखना पड़ता है, फिर उस पर फड़वा मारना पड़ता है सर पे, नहीं तो सर वो और कभी कभी सर फट जाता है, मतलब इट्स लाइक अ बम, सर जलता है, फाट ऐसे आवाज आती है। तो ये सब होता है। तो ये सब मुझे पता चला, तो मैंने कहा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो डेथ को लेके कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग एरिया तो होना चाहिए आपके अंदर। हम ना शमशान घाट बाहर रखते हैं शहर के, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम लाइफ को अवॉइड कर सकते हैं शमशान घाट को बाहर रख के, जबकि चाहे बाहर रखो चाहे देश के बाहर रखो, मौत तुम्हें छोड़ेगी क्या? मौत तुम बाहर रख रहे हो। तुमने मौत को यानी शमशान घाट को बाहर रख दिया और तुम्हें लगता है कि तुम ये करके मौत को अवॉइड कर सकते हो, मृत्यु को। शमशान घाट पता है कहां होना चाहिए? 20 शहर में, 20 शहर में शमशान घाट होना चाहिए, जिससे जब लोग निकले तो लोगों की आंखें चौंधिया जाए, उनके जो पिछवाड़ा है वो लुप लुप करने लगे। ये रोज होना चाहिए, तब आदमी को समझ में आए। इसीलिए आदमी, जब भगवान बुद्ध के पास एक शिक्षक आया सीखने के लिए, तो कहता है कि भगवान बुद्ध मुझे आत्मज्ञान चाहिए। कहते चुपचाप 6 महीने शमशान जाके बैठो,
कहते क्या बात कर रहे हो, शमशान जाके बैठो मतलब क्या? कहते चुपचाप शमशान जाके बैठिए 6 महीने मिनिमम। तो ऐसे पहले गुरु ऐसे ही करते थे।